Welcome back to my channel everyone. So I'm back with the next video. Topic of today's video is Raymond Williams, Dominant, Residual and Emergent. And before we start discussing this essay, let me request all the listeners, if my videos are helpful, if you are getting benefit from these videos, please like it, share it with your friends and do not forget to subscribe to my channel. And today topic is Raymond Williams, Dominant, Residual and Emergent. अगर आप में से किसी ने पहली की जो वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की थी अपने चैनल पर फ्रॉम रिफ्लेक्शन टू मेडिएशन, अगर वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी एक बार सुन लें, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों में लिंक्ड बातें हैं वो कल्चर के रिगार्डिंग हैं. उस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको रेमंड विलियम्स एज अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक के बारे में बताया है. सो आई विल रिपीट दैट सेक्शन ऑफ द आंसर, क्योंकि रेमंड विलियम्स के ऊपर जब भी कोई डिस्कशन होती है वी स्टार्टेड विद फ्रॉम हिज मार्क्सिस्ट स्टांस. रेमंड विलियम्स को माना जाता है एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक, तो कहीं ना कहीं वो कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी में विश्वास रखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी में एक नया एडिशन किया है और वो रिलेटेड है कल्चर के कंसेप्ट के साथ. अगर आपने पिछली वीडियो में इन चीज़ों को पढ़ा है, सुना है, देखा है तो आपने ये बात सुनी होगी. आई वॉज टॉकिंग अबाउट रेमंड विलियम्स कंसेप्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने बेस और सुपरस्ट्रक्चर को बहुत ही लिमिटेड लाइंस में डिवाइड कर दिया था. कार्ल मार्क्स का कहना था कि बेस इज़ इक्वल टू इकोनॉमिक फैक्टर एंड सुपरस्ट्रक्चर जो है वो बेस के ऊपर डिपेंड करता है. अब इसमें सुपरस्ट्रक्चर में कल्चर भी इंक्लूडेड था अकॉर्डिंग टू मार्क्स, लेकिन रेमंड विलियम्स ने नंबर 1 सुपरस्ट्रक्चर में से कल्चर को डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स कल्चर इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इसको हम किसी और अम्ब्रेला टर्म के अंदर काउंट नहीं कर सकते. कल्चर अपने आप में एक सेपरेट स्टडी का फील्ड है, राइट. तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पर जो दूसरा क्वेश्चन है, विलियम्स की जो डेफिनेशन है, कल्चर इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज़ अ रिज़ल्ट. विलियम्स ने कहा कि जो कल्चर है वो प्रोसेस है, रिज़ल्ट नहीं है. तो सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है? सुपरस्ट्रक्चर है बेस का रिज़ल्ट, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन रेमंड विलियम्स ने इसी चीज़ पर एडिशन की है कि हम सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट ना मानते हुए कल्चर को सेपरेटली स्टडी करें, क्योंकि कल्चर के अंदर बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो इंटरडिपेंडेंट हैं. कल्चर के अंदर कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, एक दूसरे को चेंज करने वाले हैं. So question is how Raymond Williams explains the interrelationships of dominant, residual and emergent, and how they reflect the epochal analysis of culture. What is epochal analysis? Which is based on time. Epoch is an era, time period. And next form of question can be from the definition of Williams: culture is a process, not a product. What differences do you find in Williams' approach to culture with that Marx theory of culture? And the next type of question is, in the beginning Raymond Williams was of the same opinion of Marx, but how he explains differently his theory of literature in his book Marxism and Literature. So answer will begin with the introduction of Raymond Williams. Raymond Williams is a prominent 20th century British cultural and literary critic. He has been described as the most significant socialist intellectual of post-war Britain. He is known for his remarkable contribution to cultural theory and British cultural history. Williams looks at culture not simply as the highest products of a society or the great works of an individual genius, but as a process. यही इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हमने पूरे आंसर में डिस्कस करना है. कल्चर एनालिसिस इज़ अ कम्प्लेक्स अफेयर, बिकॉज यहाँ पर कल्चर के साथ आप हाइफन यूज़ कर सकते हो, और इसी तरह लिखना है तो कल्चरल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट डील्स विद समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंटली इन मूवमेंट. इट इज़ डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक. कल्चर का प्रोसेस ऐसा है जो लगातार मूव कर रहा है, एक जगह पर स्टेगनेंट नहीं है. To understand culture, to analyze it and to comprehend its complex ideological negotiations, he gives two significant concepts: structures of feeling and dominant, residual and emergent cultures. आपके सिलेबस में है dominant, residual and emergent cultures. So Jenny Bond Taylor says these concepts elaborated and developed throughout his work
becomes central to what William calls cultural materialism. Williams took culture as a material for him. It doesn't belong to the superstructure level. जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि विलियम्स ने पहला पॉइंट यहीं पर ही डिफर्स फ्रॉम मार्क्स कि कल्चर डज नॉट बिलोंग टू द सुपरस्ट्रक्चरल लेवल. It is not the effect of any primary economic base or process. Rather, it constitutes that process. मतलब कल्चर इस चीज़ को डिटरमिन भी करता है. ये दोनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं. इकोनॉमिक बेस जो है खाली वो कल्चर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा. कल्चर में आने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी इकोनॉमिक प्रोसेस को उतना ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वेयर रेमंड विलियम डिफर्ड इन ओपिनियन विद मार्क्स. Marx implied that superstructure or the social consciousness is determined by the economic factor, that is the forces and relation of labor. This is the meaning of economic factor. Arts and literature are seen as part of the superstructure. William was never comfortable with the base superstructure concept because to him it reduces the complexity of life to a simple formula. अब कल्चर में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? कल्चर में हम सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. कल्चर हमारा लाइफस्टाइल है. कल्चर में फूड हैबिट्स आती हैं, ड्रेसिंग है, हमारे एथिकल जो थिंकिंग है. कल्चर में सब कुछ इंक्लूड होगा. जब हम कह देते हैं, एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, तो वे ऑफ लाइफ में हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, राइट. तो अगर हम इस चीज़ को इसी तरह से मान के चलें, बेस और सुपरस्ट्रक्चर में डिवाइड कर दें, तो लाइफ को हम सिंपल फार्मूलाज में डिवाइड करके उसको प्रॉपरली कभी स्टडी नहीं कर पाएंगे. He proposes to overcome the limitations of concept of propounding the dominant residual and emergent concept, which is an attempt to comprehend life, society and culture. Graham Holderness in Shakespeare Recycled says, William argued the co-occurrence of subordinate, residual, emergent, alternative and oppositional cultural forces alongside the dominant in varying relations of incorporation, negotiation and resistance. Now just concentrate on the definition. Co-occurrence means जब एक ही साथ चीज़ें साथ साथ occurrings are happenings. Co-occurrence are happening at the same time. कौन सी चीज़ें सेम टाइम पे हो रही हैं कल्चर में? सबॉर्डिनेट, रेजिड्यूल, इमर्जेंट, ऑल्टरनेटिव, ओपोजिशनल. ये सारे क्या हैं? ये कल्चरल फोर्सेस हैं. अब इसको समझने के लिए आप किसी भी एक कल्चर का अपने माइंड में एग्जांपल ले लो. लेट्स टॉक अबाउट आवर कल्चर, इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर आपको लगता है कितना कम्प्लेक्स है, क्योंकि इंडिया इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी लैंग्वेजेस, सो मैनी स्टेट्स. और अगर हम एक स्टेट के कल्चर की बात लेके चले, इवन वहाँ पर भी, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पंजाब, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम पंजाब. तो पंजाब में जैसे आप देख लो कि कल्चरल जो फोर्सेस हैं, कुछ चीज़ें उसमें सबॉर्डिनेट होंगी. सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो सेकंड प्लेस पर हैं. रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है? अगर आप रेजिड्यू का मीनिंग देखेंगे, रेजिड्यू इज़ अ नाउन विच मीन्स फ्रॉम द पास्ट. रेजिडुअल इज़ एन एडजेक्टिव. इमर्जेंट क्या है? जो अपकमिंग है, जो अभी तक पावर में नहीं आई हैं, अपकमिंग है, उभर रही हैं जो चीज़ें. ऑल्टरनेटिव हमें पता है हमारे पास जो चॉइस में आ जाती हैं. ओपोजिशनल जो हैं वो डोमिनेंट के बिल्कुल उल्ट होती हैं. तो कल्चर में ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिग्रीज़ में होते हैं. यही यहाँ पर आगे लिखा गया है कि डोमिनेंट के साथ साथ ये सारी कल्चरल फोर्सेस एक कल्चर में प्रेजेंट होती हैं. एक कल्चर में डोमिनेंट के साथ साथ को अक्रेंस होती है सबॉर्डिनेट की, रेजिड्यूल की, इमर्जेंट की, ऑल्टरनेटिव की और ओपोजिशनल फोर्सेस की, इन वेरिंग रिलेशंस. वेरिंग मीन्स जो चेंज हो रहा है. इन चेंजिंग रिलेशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेगोशिएशन एंड रेजिस्टेंस. कुछ चीज़ें जो हैं वो डोमिनेंट में इनकॉर्पोरेट कर जाती हैं, उसमें मिक्स हो जाती हैं. सपोज डोमिनेंट कल्चरल फोर्स जो है उसमें कोई इमर्जेंट ट्रेंड है वो मिक्स हो रहा है क्योंकि उसके साथ मिलता है, या कोई ओपोजिशनल कल्चर उसमें मिक्स हो रहा है, या उसके साथ नेगोशिएशन चल रही है. कोई ऐसा कल्चरल फोर्स है जो डोमिनेंट के साथ नेगोशिएट कर रहा है, उसके डिग्री का नहीं है, या वो अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है. ठीक है. सो दो अट्रैक्टेड टू द मटीरियलिस्टिक थॉट ऑफ मार्क्स एंड हिज फॉलोवर्स, ही never gave his consent to his base and superstructure formula. He felt that it was a straight jacketing of social reality. स्ट्रेट जैकेटिंग आपको पता है ना कि कोई बहुत ही नैरो डेफिनेशन है सोशल रियलिटी की, क्योंकि कल्चर इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस है. हम अपनी जैसे पंजाब की बात लेके चल रहे थे, तो अगर आप अपने
एल्डर्स से अपनी फैमिली में बात करें, आज से 20 ईयर्स पहले जो कल्चर था बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है पंजाब में। तो कल्चर अगर हम, क्योंकि एपिकल एनालिसिस वर्ड हमने बिगिनिंग में यूज़ किया, लेट्स एज्यूम अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के बाद ही इतनी ज़्यादा चेंजेस हैं कि उसके लिए काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता। कल्चर के अंदर जो कल्चरल प्रोसेस है उसमें डोमिनेंट चेंज हो जाता है, इमर्जेंट चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको सिंपली बेस और सुपर स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत ही एक स्ट्रेट जैकेटिंग फार्मूला बन जाएगा। इन हिज चैप्टर मार्क्सिज्म एंड कल्चर इन कल्चर एंड सोसाइटी, ही आर्ग्यूड दैट मार्क्स हैड provided some hints for developing a theory of culture but had not developed it himself. He declared that a Marxist theory of culture will recognize diversity and complexity, will take account of continuity within change, will allow for chance and certain limited autonomies, but with these reservations will take the fact of economic structure and the consequent social relations as the guiding string on which a culture is woven. अगर आप इस सारी डेफिनेशन को ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ोगे, आप जो चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कस की हैं आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी कि किस तरह से जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं और जो कल्चर का चेंजिंग प्रोसेस है वो इंटरडिपेंडेंट है, एंड बाय फॉलोइंग विच अ कल्चर इज़ टू बी अंडरस्टूड. This still an emphasis rather than a sustained theory is what Marxism of our own century derived from their tradition. His interest in understanding British culture and society led him to research in this sphere. He felt that the orthodox Marxist description of English life, thought and imagination in the last 300 years simply as bourgeois was to surrender reality to a formula. So he is talking about the changes in English life और कैसे उसको डिपिक्ट किया गया. He wanted to catch reality not through abstract formulas but as it was actually lived. क्योंकि जो lived experience है that is different. He studied Western Marxists like Gramsci, Lucas, Brecht, etc. He found them more appealing. He contended that Marxism was not a monolithic concept. Monolithic is single strand. His writings were not a closed affair but open to interpretations. Being a student of F.R. Lewis, he combined the Marxist emphasis on materialism with the Lewisian emphasis on lived experience, culminating, that is resulting in cultural materialism. So cultural materialism के concept में हम क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कल्चर को एज अ मटीरियल हम स्टडी कर रहे हैं. Culture is a complex concept. Its complexity lies in the ever-changing relationship between its historically varied and variable elements. जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में बात की कि जितने भी कल्चरल फोर्सेस हैं उनमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो एलिमेंट्स का जो प्लेस है वो चेंज होता रहता है. डोमिनेंट की जगह बदल जाती है इमर्जेंट के साथ. इमर्जेंट जो है वो आने वाले टाइम में डोमिनेंट बन सकता है. In the epical analysis, little distinction is made between a cultural process and cultural system. The epical analysis stresses the dominant elements of a culture. लेकिन जब भी हम कोई epical analysis करेंगे, एक epoch को choose करेंगे, उसमें हम culture को analyze करेंगे, तो हमारा stress कहाँ पर रह जाएगा? dominant elements के ऊपर. In any society, a particular mode of production and a particular class will be in dominant position economically, politically and culturally. Their ideas and way of looking at life will be the ruling idea and will dominate the way people perceive their lives. This is the result of ideology and hegemony. Now, in this para, we gave the definition of dominant. Dominant का क्या मतलब है? जो चीज़ हमें prominent दिख रही है कल्चर में वही way of life बन जाएगा. जो चीज़ politically powerful है, economically powerful है, वो culturally powerful हो जाती है और लोग उसी तरीके से लाइफ को perceive करने लगते हैं. ये है कल्चर का डोमिनेंट पार्ट. ठीक है. दूसरा है रेजिड्यूल. रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है? जो पास्ट में भी था अब भी है लेकिन उसका जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो गया बाकी कल्चरल फोर्सेस के साथ. रेजिड्यूल फॉर्म्स रिप्रेजेंट प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशंस दैट आर स्टिल एक्टिव इन मेमोरी इन द प्रेजेंट. यहाँ पर आप समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे हिंदू जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो अगर हम अपने बात करें कि कितनी ऐसे फास्ट ऑब्ज़र्व किए जाते हैं हिंदू रिलीजन में और कितने वो रिलैक्सिंग हो गए हैं, है ना, अभी भी ऑब्ज़र्व किए जाते हैं. आप देखो कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँ
कि अगर जो हम कोई भी एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस की बात कर लें, कोई कल्चरल रिचुअल की बात कर रहे हैं जो पास्ट में भी था, जो सपोज़ कोई ऐसा फास्ट, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि एक बिकॉज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, तो जो एक हिंदू फैमिली में मान लो जस्ट सपोज एक ऐसा फास्ट विच वॉज ऑब्जर्व्ड बाय माई ग्रैंड मदर, it was also observed by my mother, then I also observed the same fast and now maybe my daughter will be observing. अब यहाँ पर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी. अब फास्ट छोड़ो, कोई रिचुअल मान लो, वेडिंग की बात मान लो, कोई ऐसा एक रिचुअल जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है, उसमें हम कितना रिलैक्स हो गए, तो उसमें कुछ चीज़ें तो सेम रहेंगे, कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो जाएंगी. वो जो चेंजिंग है वो किस चीज़ को शो करती है, कल्चर के जो हम फ्लो को शो करती है, कि कुछ चीज़ें पास्ट की हम एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ को हम चेंज कर देते हैं. और जो चीज़ चेंज होती है पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है, लेकिन उसका जो रिलेशन है डोमिनेंट के साथ वो चेंज हो जाता है. इट कैन बोथ बी सपोर्टिव ऑफ द डोमिनेंट कल्चर और प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव और अपोजिशन टू इट. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई होंगी. कुछ ऐसे कल्चरल रिचुअल्स होंगे, कुछ ऐसे कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगे जो प्रेजेंट में नहीं पाए जाते, है ना. सो लाइक द रेजिड्यूल इमर्जेंट. अब तीसरा पॉइंट है कि इमर्जेंट क्या है. इमर्जेंट के नाम से ही हमें क्लियर है. कुछ बच्चे बार बार कह रहे हैं कि मैडम हिंदी में एक्सप्लेन करो. मैं ज़्यादा हिंदी में इसलिए नहीं बेटे जाती कि जब आप एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा हिंदी में सुनोगे तो पेपर लिखते वक्त आपको हिंदी के वर्ड्स ही याद आएंगे. तो develop a habit of listening in English. It will help you in explanation in exams. So emergent का मैं आपको मीनिंग बता दूँ. emergent को हम हिंदी में बोल देते हैं जो चीज़ उभर रही है, जो अभी तक पार में नहीं आई है, लेकिन वो अपकमिंग है. अपकमिंग फोर्सेस इमर्जेंट होती हैं. इनका डोमिनेंट के साथ जो रिश्ता है वो बदल जाता है. जैसे आज की, अगर हम इसी चीज़ को एक पॉलिटिकल सिनेरियो पर लगा के देखें, तो आज पॉलिटिकल सिनेरियो में डोमिनेंट है एक पार्टी. रेजिड्यूल कौन सी पार्टीज़ हैं जो पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप डोमिनेंट के साथ चेंज हो रहा है ना. और इमर्जेंट क्या होगा, इमर्जेंट जो है वो डोमिनेंट के ओपोजिट खड़ा है और आने वाले टाइम में वो डोमिनेंट की जगह भी ले सकता है. क्लियर है. सो एमरजेंट फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट और मार्जिनलाइज्ड स्फीयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. मार्जिनलाइज्ड आपको पता ही होगा, जो कि जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता. मार्जिनलाइज्ड वो लोग हैं जो जिनको एक्सप्रेशन नहीं मिला, दोज पीपल हु डू नॉट हैव वॉइस. तो वो हिस्सा है कल्चर का जो डिप्राइव्ड है, विच द डोमिनेंट कल्चर फेल्स टू एक्नॉलेज. विलियम्स एसोसिएट देम विद द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू क्लास, दैट इज़ द इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ द वर्किंग क्लास इन द 19th सेंचुरी. जैसे वर्किंग क्लास ने जब रिवोल्ट करना शुरू किया 19th सेंचुरी में, वो डोमिनेंट के साथ नहीं जुड़े थे, वो डोमिनेंट के ओपोजिट खड़े थे. लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वो डोमिनेंट के बराबर आके खड़े हो गए, या उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव कल्चरल फोर्स जो है वो क्रिएट कर दी, है ना. सो अल्टरनेटिव एंड ऑपोजिशनल कल्चर्स इंक्लूड बोथ रेजिड्यूल एंड इमर्जेंट फॉर्म्स. द डिफरेंस बिटवीन टू इज सिंपल. ऑल्टरनेटिव इज अ डिफरेंस बिटवीन alternative is a different way to live. Oppositional is wish to change the society. जैसे नेम्स के साथ ही क्लियर है. ऑल्टरनेटिव में हम एक सब्सटीट्यूट लेके चलते हैं, ओपोजिशनल फोर्सेस वो हैं जिसमें हम डोमिनेंट के बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं. The dominant culture selects certain forms and practices from the past that suit it, passing them off as a tradition or the significant past. Thus, selective tradition refers to the way in which from a whole possible area of past and present, certain meaning and practices are chosen and other meanings and practices are neglected. William says the effort to popularize working class literature or the feminist attempt to foreground women's writing are example of how different people try to evolve their own selective traditions depending on their own interest. So in this para he is talking about how the things change and how they are passed on to the next generation. He uses the term structure of feeling as a deliberate challenge and alternative to the existing framework of Marxist literary and cultural analysis. As Williams himself admits, the term originally began like very much as a direct challenge to the existing explanatory orthodoxy of Marxist literary criticism and in particular opposition to base superstructure model. William argues that we are concerned with meanings and values as they are actively lived and felt, with elements of impulse, restraint, and tone, specifically effective elements of consciousness and relationship, not feeling against thought, but thought
not feeling against thought but thought as felt and feeling as thought. स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, जैसे कि चीज़ों को हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. As Williams valued lived experience a great deal, the concept of structure of feeling can be seen as one of a number of attempts to retain Marxism's analytical socio-historical approach. While taking it closer to the ways in which people actually experience life, thus art and literature become medium of conveying the unconscious opposite feeling of the subordinate class in opposition to the dominant ideology. William begins his essay with the definition of culture and discussing three important components of culture. He ends his essay with the same unpredictability like that of other critics. Dominant is dominant but may not be dominant in the future. Emergent is in minority but may be risen to majority in the future. So culture is a flux, dynamic and ever-changing process where it is very difficult to assume any center. But Williams' study definitely erases the confusions of Marxism and his base and superstructure formula. So this is the end of this discussion of this essay. So if there are any questions from this essay, you can leave the comment in the comment section below. And if you like my video, do not forget to appreciate, because appreciation is also a kind of inspiration to me. So thanks for watching everyone. Do not forget to share it with your friends and subscribe to this channel. Thank you so much.